आज से 130 साल पहले चेक रिपब्लिक के एक छोटे से गांव में एक 18 साल का लड़का थॉमस बाटा लकड़ी की अलमारी में सजे जूतों के साथ एक सपना देख रहा था। ये सपना महज एक दुकान खोलने का नहीं था, एक ऐसा बदलाव लाने का था जिसकी वजह से हर गरीब के पैर में जूते आ सके, क्योंकि उस वक्त जूतों का दाम इतना ज्यादा हुआ करता था कि लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर ये सपना सच हो पाएगा। आज मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जो आज के टाइम पर 15% मार्केट शेयर के साथ भारत की फुटवेयर इंडस्ट्री की लीडर है, और ये कहानी है बाटा की। थॉमस बाटा को उस दिन ये एहसास नहीं था कि उनका यह बिजनेस, ये छोटा सा बिजनेस एक दिन जाकर दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा और खास तौर पर भारत में एक ऐसा नाम बनाएगा जिसे लोग अपनी विरासत मान बैठेंगे, क्योंकि भारत के मैक्सिमम लोग बाटा को एक इंडियन ब्रांड समझते हैं और ये वही ब्रांड है जो मैक्सिमम इंडियंस के घर में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आखिर इस ब्रांड में ऐसा क्या है जो इसको इंडियन होने का दर्जा दिलाती है, यानी कि महसूस करवाती है हम लोगों को? वेल, इसका पूरा का पूरा जवाब भी बाटा के लेगेसी में छुपा हुआ है, जो पिछले 100 से भी ज्यादा सालों से इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री पर राज कर रही है। इन 100 सालों के अंदर भारत में बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बाटा को कोई भी हिला नहीं पाया उसी जगह से। और घर के आंगन से शुरू हुआ ये छोटा सा बिजनेस आखिर आज के टाइम पर इतना बड़ा कैसे हो गया? आइए पूरी की पूरी कहानी को बड़ी ही डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पर इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री में बाटा का मार्केट शेयर लगभग 15% है, जो कि इसको मार्केट का लीडर बना देती है। आज के टाइम पर इंडिया में बाटा का 2050 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर मौजूद है, तो इसको इंडियन फुटवेयर मार्केट में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के रूप में प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर ये ब्रांड 70 से भी ज्यादा देशों में एक्टिव है। बाटा हर दिन लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया करता है, और ये एक ऐसा स्केल है जिसको हासिल कर पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सक्सेस इनको रातों रात नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे 130 साल की कड़ी मेहनत और बाटा की कई सारी जनरेशन है। हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि इतिहास में। ये बात है सन 1894 की, यानी कि 1894 की, जब चेक रिपब्लिक के एक छोटे से गाँव में थॉमस बाटा एक बड़ा सपना देखते हैं। उनके परिवार की पिछली 3 पीढ़ियां जूते बनाने का काम कर चुकी थी, लेकिन थॉमस बाटा इस परंपरा को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि अपनी लाइफ का पर्पस मान बैठे थे। उनकी सोच एक ऐसे जूते बनाने की थी जो हर इंसान खरीद सके। थॉमस के दिमाग में ये आइडिया तब आता है जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि उस वक्त जब जूते सिर्फ अमीरों की जागीर बनकर रह गए थे, और यहाँ तक कि यूरोप के अंदर सभी लोग नंगे पांव चला करते थे, यानी कि 90% लोग वहाँ के। उन्होंने ये ठान लिया कि वो ऐसे जूते बनाएंगे जो कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ ड्यूरेबल भी होंगे। शुरुआत में थॉमस ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने हैंड क्राफ्टेड जूते बनाए और धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। लेकिन हर कहानी की तरह बाटा की कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। महज 10 सालों में इस कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रगल ने घेर लिया। बड़े पैमाने पे जूते बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी, लेकिन फंड्स की कमी के कारण सप्लाई चेन को मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऊपर से उस वक्त यूरोपियन मार्केट में चाइनीज फुटवेयर का इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। ये जूते काफी ज्यादा सस्ते हुआ करते थे, जिससे कि लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे, और इसका सीधा सीधा असर बाटा की सेल्स पर पड़ रहा था, जो कि बाटा के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया और उस वक्त बाटा बंद होने की कगार पर आ गई थी। ऐसे बड़े मुश्किलातों में भी थॉमस ने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि एक बड़ा कदम उठाया। जूते बनाने की मॉडर्न टेक्निक को सीखने के लिए वो अमेरिका चले गए। वहाँ एक फैक्ट्री में काम करते हुए थॉमस ने सीखा कि मास प्रोडक्शन और मशीनरी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और मशीनरी का उपयोग करके न सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम की जा सकती है बल्कि कंपनी को प्रॉफिटेबल भी बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वापस लौटने के बाद यह सब कुछ शुरू करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? एक्चुअल में यहाँ पर थॉमस ने इसके बारे में पहले से ही सोच रखा था। अमेरिका में काम करते वक्त उन्होंने जो भी पैसा कमाया था उसको सेव करते रहे। इसके साथ उन्होंने कुछ लोकल इन्वेस्टर की मदद ली। अपनी नई सोच के साथ कंपनी को फिर से शुरू किया और धीरे धीरे मार्केट के अंदर पकड़ बनानी शुरू कर दी। थॉमस ने जूतों को प्रोडक्शन कॉस्ट को इतना कम कर दिया था कि उनके सस्ते और ड्यूरेबल जूते जल्द ही लोगों की भी पहली पसंद बन चुके थे। अगले कुछ सालों में बाटा ने न सिर्फ सेल्स में रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि लोगों के दिलों में पहचान बना ली। लेकिन जैसे जैसे सफलता की यह लहर बढ़ती रही तो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा था, क्योंकि अभी कंपनी की ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ये वो समय था जब दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन यूनियन को हिलाकर रख दिया था। यहाँ पर रॉ मटेरियल की कमी, टूटे हुए ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क और स्किल्ड लेबर का मिलिट्री में शामिल हो जाना, इन सभी चीजों ने बाटा के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर थॉमस बाटा कोई आम इंसान नहीं थे। यूएस से वापस लौटकर मशीनरी और मास प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके वह पहले ही प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर चुके थे। युद्ध के इस मुश्किल वक्त में उन्होंने एक बहुत बड़ा अवसर खोज निकाला, और वो यूं कि उन्हें मिलिट्री के लिए लो कॉस्ट और ड्यूरेबल बूट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, जो कि आगे चलकर कंपनी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाटा को ग्लोबल एक्सप्लोजर मिल गया। वहीं 1920 में बाटा का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू होता है। दरअसल यही वो समय था जब थॉमस बाटा रॉ मटेरियल की तलाश में पहली बार भारत पहुंचे थे। बंगाल की तंग गली और मिट्टी से भरी सड़कों पर चलते हुए उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसने उन्हें अंदर तक झंझोर कर रख दिया था, और वो था वहाँ के लोगों का नंगे पांव चलना। उन्होंने ये देखा कि वहाँ ज्यादातर लोगों के पैर खाली थे, और जिनके पास जूते थे वो तो या फिर फटे हुए थे या इतने खराब थे कि उनको पहनने बराबर समझना एक बेवकूफी थी। थॉमस ने ये सोचा कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर लोग जूते जैसी बेसिक नेसेसिटी को भी
अफोर्ड नहीं कर सकते। और उन्होंने उसी वक्त ये ठान लिया कि वह अपना बिजनेस भारत में लेकर जरूर आएंगे। लेकिन एक ऐसे देश में इन्वेस्ट करना जहाँ पर इकोनॉमी बहुत ही कमजोर हो और कल्चर बिल्कुल अलग, यह कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्की फैसला था। फिर भी 1931 में पश्चिम बंगाल के कोन नगर में एक किराए की बिल्डिंग को फैक्ट्री बनाकर बाटा ने भारत में पहला कदम रखा। लेकिन यहाँ पर यह शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि इंडियन मार्केट यूरोपियन मार्केट से बिल्कुल अलग थी। यहाँ का क्लाइमेट, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी और फैशन प्रेफरेंस सब कुछ एक नया चैलेंज था। फिर इन्होंने इंडियन मार्केट को गहराई से समझने के लिए एक डिटेल रिसर्च शुरू किया, लेकिन तभी उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। दरअसल 1932 में थॉमस बाटा की एक पेन प्रेस में मौत हो जाती है। इस हादसे की वजह से कंपनी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और अचानक से उनके पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई जॉन एंटोनी बाटा और बेटे थॉमस बाटा जूनियर पर आ गई थी। उस समय उनके बेटे थॉमस बाटा जूनियर की उम्र महज 18 साल की थी। इसलिए सवाल यहाँ पर यह था, क्या इतनी कम उम्र में वह इस ब्रांड को बचा पाएंगे या फिर बाटा की कहानी यहीं पर खत्म होने वाली है। लेकिन यहाँ पर थॉमस बाटा जूनियर ने यह प्रूव करके दिखा दिया कि लीडरशिप उम्र की मोहताज नहीं है। उन्होंने न सिर्फ अपने पिताजी के विजन को आगे बढ़ाया, बल्कि अपनी कंपनी को ग्लोबली एक्सपैंड भी किया। साल 1934 में वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लेते हैं और बंगाल के अंदर बाटा नगर की शुरुआत करते हैं, यानी कि स्थापना कर देते हैं। और इंडिया के अंदर अपने सारे के सारे ऑपरेशंस को कोन नगर से बाटा नगर में शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बाटा नगर सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टाउनशिप बन चुकी थी। थॉमस बाटा जूनियर ने न सिर्फ यहाँ पर जूतों का प्रोडक्शन बढ़ाया, बल्कि वहाँ के वर्कर्स के लिए एक सपोर्टिव कम्युनिटी भी तैयार करी। वहाँ पर अपने वर्कर्स के लिए अफोर्डेबल घर बनाए, ताकि वह फैक्ट्री के पास रहकर अपने काम पर बेहतरीन तरीके से ध्यान दे सके। साथ ही साथ उन्होंने वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल बनाए, उनके पढ़ने के लिए, और परिवार वालों के सेहत के लिए हॉस्पिटल। टाउनशिप ने यहाँ पर न केवल प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम किया, बल्कि वर्कर्स की लॉयल्टी और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया। इसके साथ ही जूनियर बाटा ने कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जो इसके लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। इसमें सबसे पहली और सबसे इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजी थी चार्म प्राइसिंग। बाटा ने अपने जूतों की कीमत 10 रुपए के बजाय 9.99 रुपए रखनी शुरू कर दी। भारत के अंदर इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल सबसे पहले बाटा ने किया और इसका सीधा सीधा असर पता है कहाँ पर पड़ता है? लोगों की बाइंग साइकोलॉजी पर। ये एक ऐसी तकनीक थी जहाँ पर ग्राहक सबकॉन्शियसली उस प्रोडक्ट को सस्ता फील करते थे, भले ही एक्चुअल डिफरेंस केवल एक पैसे का हो। इसके अलावा बाटा ने अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में भी लोकल प्रॉब्लम को टारगेट किया, जैसे कि उस वक्त टिटनेस जैसी बीमारियां बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी हुई थी। ऐसे में बाटा ने टिटनेस से सावधान रहे, छोटी सी भी चोट खतरनाक हो सकती है, इसीलिए जूता पहना करिए, इस लाइन को अपना स्लोगन बना दिया। इस स्लोगन के जरिए उन्होंने लोगों को ये समझाया कि नंगे पैर चलने से चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है और सही फुटवेयर पहनकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। यहाँ पर इस अप्रोच ने न सिर्फ बाटा के प्रोडक्ट को प्रैक्टिकल और जरूरी बताया, बल्कि कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी जारी कर दिया। यहाँ पर इसका मतलब था कि बाटा ने इंडिया में जूतों को न सिर्फ बेचा, बल्कि उन्हें पहनना भी सिखाया। बाटा ने इंडियन फैमिलीज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लिए फुटवेयर डिजाइन किया, ताकि एक ही जगह पर पूरे फैमिली के लिए जूते मिल सके और कोई भी ग्राहक उनके दुकान से कभी भी खाली हाथ न लौटे। साथ ही इंडिया में पहली बार बाटा ने हैंडीकैप हैंडक्राफ्टेड जूतों की मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म कर दी। मशीन मेड मास प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे जूतों की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और इनकी जबरदस्त स्ट्रेटेजी की वजह से 1940 तक बाटा पूरे भारत में एक डाउनलोडेड एक बहुत ही बड़ा हाउस होल्ड नेम बन चुका था। और अब कोलकाता, दिल्ली व पटना में, यानी कि इन बड़े बड़े शहरों में उनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर खुल चुके थे। लेकिन यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर बाटा भारत के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई थी, जिसने बाटा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। लेकिन दोस्तों, थॉमस बाटा जूनियर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले ही खोज चुके थे। 1939 में युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपनी फैमिली को कनाडा शिफ्ट कर दिया था। ये न सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए, बल्कि बाटा के ग्लोबल ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटेजी का पार्ट भी था। उन्होंने लैटिन अमेरिकन, एशियन और नॉर्थ अमेरिका जैसे मार्केट पर फोकस किया। साथ ही उन्होंने सप्लाई चेन, डीलरशिप और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए लोकलाइज्ड प्रोडक्शन यूनिट पर जोर दिया। युद्ध के इस मुश्किल दौर में भी बाटा की फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पर चल रही थी, क्योंकि बाटा अब सिर्फ यूरोपियन मार्केट पर डिपेंड नहीं था। फिर आता है दौर 1947 का, जब भारत को आजादी मिल जाती है और हमारा देश रीबिल्डिंग के फेज में जा चुका था, क्योंकि अब तक भारत के फुटवेयर इंडस्ट्री अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं थे। ऐसे में बाटा ने अपनी स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क बनानी शुरू कर दी। 1950 के दशक में बाटा ने न सिर्फ बड़े शहर जैसे कि कोलकाता, दिल्ली और मुंबई और चेन्नई में अपने रिटेल स्टोर खोले, बल्कि अपने हर एक स्टोर को भारत के छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंचाया। इसके बाद बाटा ने डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल पर काम किया, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सीधे कस्टमर को बेचना शुरू कर दिया। इसने मिडलमैन की कमीशन और मार्जिन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साथ ही साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से बाटा ने कस्टमर की जरूरतों और उनके फीडबैक को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उन्हें नए नए प्रोडक्ट को डिजाइन करने में और मार्केट ट्रेंड के साथ अडॉप्ट करने में मदद मिली। यही रीजन था कि बाटा का यह मॉडल न सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंट था, बल्कि इसने कंपनी की एक्सेसिबिलिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस को बढ़ा दिया था। स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल और खेतों में काम करने वाले किसानों तक हर किसी के लिए बाटा के पास एक सॉल्यूशन मौजूद था। खास करके बाटा के सफेद और काले कैनवास शूज, जिन्हें पीटी शूज के नाम से भी जाना जाता है हमारे भारत देश के अंदर। यहाँ तक कि कुछ इंडियन स्कूल्स के लिए ये शूज एक
स्टैंडर्ड बन चुका था। और 1961 आते आते बाटा हर दिन 50,000 से भी ज्यादा जूते बना रही थी। 1970 के दौरान बाटा का डोमिनेंस इंडिया के अंदर इतना ज्यादा था कि अब उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए मार्केट में जगह बना पाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन 1980 आते आते इंडियन फुटवेयर मार्केट में बदलाव की लहर दिखाई देने लगी थी और जो बाटा पिछले 5 डेकेड से इंडियन मार्केट का किंग बना हुआ था, उसको पहली बार रियल चैलेंज का सामना करना पड़ा। दरअसल 1990 में जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हुई तो बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री करनी शुरू कर दी और इसके साथ साथ लोकल कॉम्पिटिटर्स ने लोकल मार्केट में तेजी से अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसका नतीजा ये होता है ना कि बाटा जो अब तक की मोनोपोली एंजॉय कर रही थी, उसकी सेल्स तेजी से नीचे गिरने लगी और नए नए प्लेयर उसका मार्केट शेयर खाने लगे। लेकिन बाटा के डिक्लाइन की शुरुआत सिर्फ एक्सटर्नल कंपटीशन से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी जड़ें कंपनी के अंदर भी छुपी हुई थी। दरअसल 90s के दौरान बाटा ने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ की ऑपरेशंस को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जांपल, इन्होंने अपने पावर रेंज के जूते चीन से मंगवाने शुरू कर दिए, जबकि पहले सिर्फ असेंबली और सीविंग का काम आउटसोर्स से किया जाता था। अब इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कम हो गई थी, लेकिन उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। बाटा जो अपनी ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए मशहूर था, वह कस्टमर कंप्लेंट्स का सामना कर रही थी और इसी की वजह से उनके लॉयल कस्टमर्स धीरे धीरे दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट होने लगे। इसके अलावा 90s के दशक में इंडियन कस्टमर की प्रेफरेंस धीरे धीरे बदलने लगी थी। धीरे धीरे यहाँ के लोग फैशन कॉन्शियस हो रहे थे और वह ड्यूरेबल जूते के बजाय एक स्टाइलिश फुटवेयर की डिमांड कर रहे थे। लेकिन यहीं पे बाटा का सबसे बुरा फैसला आता है, वो ये कि उन्होंने इस बदलाव को समझने में चूक कर दी। उनका फोकस अभी भी लोअर और मिडिल क्लास इनकम सेगमेंट वाले लोग थे कि जितने भी नए नए प्लेयर्स थे ना मार्केट में, उन्होंने फैशनेबल सेगमेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। पैरागॉन, लेक्सो और लिबर्टी जैसे लोकल प्लेयर लो कॉस्ट फुटवेयर मार्केट में टक्कर दे रहे थे और दूसरी तरफ नाइकी, एडिडास और रीबॉक जैसे इंटरनेशनल ब्रांड प्रीमियम सेगमेंट पर कब्जा कर रहे थे। इस तरह बाटा जो एक समय हर प्राइस सेगमेंट में एक लीडर थी, अब कई सारे फैक्टर्स में लड़ाई कर रही थी। और इस सभी के अलावा बाटा का डायरेक्ट रिटेल मॉडल जो कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो यहाँ पर बदलते वक्त के साथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आई। एक्चुअली यहाँ पर बाटा के पुराने स्टोर अब आउटडेटेड हो चुके थे, जहाँ पर शॉपिंग एक्सपीरियंस के ऊपर खास ध्यान नहीं दिया जाता था और जहाँ पर उनके प्रतिस्पर्धी अपने स्टोर्स को मॉडर्न और क्लासी बना रहे थे, जो कि कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। इन सभी रीजंस के चलते बाटा का डोमिनेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। अब तक इस कंपनी को यह एहसास हो चुका था कि अगर उन्हें मार्केट में सर्वाइव करना है तो पुरानी स्ट्रेटेजी को छोड़कर नए कुछ रास्ते को अपनाना पड़ेगा। बाटा लंबे समय तक अपने अफोर्डेबिलिटी के लिए जानी जाती थी। 2000 आते आते बाटा कस्टमर्स के बदलते टेस्ट को मैच करने के पीछे रह गया था एंड जब उन्हें समझ आया कि लोग अब सिर्फ अफोर्डेबिलिटी नहीं बल्कि स्टाइल और प्रीमियम एक्सपीरियंस भी चाहते हैं, तो बाटा ने अपने इमेज को पूरी तरीके से बदलने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने आउटडेटेड स्टोर मॉडर्न और अट्रैक्टिव बनाने पर फोकस किया। ट्रेडिशनल डिस्प्ले, सेल्फ और स्लीक और ऑर्गेनाइज्ड लेआउट को रिप्लेस किया, जिससे स्टोर ना सिर्फ विजुअली अच्छा बने बल्कि शॉपिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर हो सके। साथ ही बाटा ने अपने नए प्रीमियम स्टोर लॉन्च किए, जहां पर कस्टमर्स को लग्जरीनेस का फील मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, बाटा ने अपने प्रोडक्शन लाइन को भी डाइवर्सिफाई किया। इस बार लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के साथ साथ अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स को भी टारगेट किया गया और ड्यूरेबिलिटी के साथ स्टाइलिश को बाटा ने जल्दी पहचान बना लिया। बाटा ने जल्दी पहचान लिया था कि इंडियन वुमेन का बाजार एक छुपे हुए खजाने की तरह है, जो अब तक लकीली अनटच्ड था। इसीलिए अब उन्होंने खास तौर पर महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव और ट्रेंडी कलेक्शन लॉन्च करने शुरू कर दिए, जो न सिर्फ उनकी स्टाइलिश प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए था बल्कि उन्हें फैशन फॉरवर्ड भी बनाने के लिए था। अब इन सभी चीजों के अलावा इन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर भी जोरों से ध्यान दिया। बाटा ने अपने एड्स में यंग सेलिब्रिटीज को ऐड करना चालू कर दिया, जो कि नए जनरेशन के कस्टमर्स को अपील कर सके। साथ ही डिजिटल रिवॉल्यूशन के दौर में बाटा ने ऑनलाइन रिटेल स्पेस में भी कदम रख दिया, जहां पर उन्होंने अपनी सारी की सारी वेबसाइट्स को यूजर फ्रेंडली बना दिया और यहाँ पर उन्होंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया। साथ ही लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए बाटा ने आउटसोर्सिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया और क्वालिटी स्टैंडर्ड पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आखिरकार कुछ ही सालों के अंदर बाटा के इन सभी एफर्ट्स का असर कंपनी के परफॉर्मेंस पर दिखने लगा। ऐसे कस्टमर जो दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट हो रहे थे, अब बाटा की तरफ अपना पूरा का पूरा रुझान दिखा रहे थे। बाटा का यह कमबैक कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये पूरी तरीके से प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का हिस्सा था, क्योंकि अब उन्होंने इंडियन मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांटकर हर क्लास को टारगेट करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जांपल, यूथ सेगमेंट में मिलेनियल और जेन ज़ी कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए बाटा ने फंकी, वाइट ब्रांड और ट्रेंडी डिजाइन्स लॉन्च किए और स्नीकर्स व कैजुअल फुटवेयर के लिए उन्होंने अलग अलग कैंपेन चलाए। उन्होंने इंटरनेशनल डिजाइनर्स के साथ पार्टनरशिप की और लिमिटेड एडिशन कलेक्शन लॉन्च किए, ताकि वो लोग हाई एंड कस्टमर्स को टारगेट कर सके। बाटा ने अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर फोकस नहीं किया, बल्कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ग्लोबल मार्केट पर भी रेस्पेक्टेड तरीके से ध्यान दिया और आज के टाइम पर बाटा ग्लोबल लेवल पर एक रिस्पेक्टेड और बहुत बड़ा रिलायबल ब्रांड बन चुका है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो इसके 5000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर मौजूद है, जो हर साल लाखों कस्टमर्स को सर्व किया करते हैं। साथ ही आज इसके ऑपरेशन 70 से भी ज्यादा देशों में फैल चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बाटा का यह सफर यह साबित करता है कि बदलते वक्त के साथ इवॉल्व करना एक ब्रांड और या फिर इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं
हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।